हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जल्दी से भाई सब लोग जुड़ जाएं तो फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। वैसे सब लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी क्लास मध्य प्रदेश में मैपिंग की क्लास होने वाली है और हम मैपिंग इजी मैपिंग करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था मैं एमपी की जो मैपिंग है दोस्तों वो दो तरीके से करवाऊंगा। एक तो इस तरीके की मैपिंग करवाऊंगा जो कि हमारा पॉलिटिकल मैप है, ये राजनीतिक नक्शा है जिसमें हम प्रशासनिक आधार पर जो आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पिंक हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये है ना, ये ब्लू हो गया, अलग अलग येलो हो गया, अलग अलग जो कलर दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग डिवीजन को, मतलब कि अलग अलग संभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 संभाग है एमपी में, वो भी हम पढ़ेंगे। एक एक जिले को मैं उनकी स्थिति के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन 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 आज की क्लास ये वाली क्लास नहीं है। आज की क्लास इजी मैपिंग की क्लास है। आप जानते हो मध्य प्रदेश में दोस्तों 55 जिले हैं और उन 55 जिलों के नाम पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो किस डिवीजन में आते हैं उससे ज्यादा जरूरी पहले यह है कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि आने वाली जो पढ़ाई है ना उसमें इससे कहीं ज्यादा आपको जो है वो भौगोलिक मैप जो है वो काम आएगा। तो भाई जल्दी सब लोग यार जुड़ गए हैं तो फिर क्लास शुरू कर लें क्या? चलिए एक सेकंड भाई, एक कम्युनिटी में मैं मैसेज डाल देता हूं, कुछ लोग कम्युनिटी को देखकर आते हैं भाई। चलिए चलें भाई, पहले मुझे बता दें क्या आप लोगों ने रिवीजन किया है भाई पिछली क्लासेस का, और एमपी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि दोस्तों हम एमपी में काफी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो एमपी में मैं काफी सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं और वही आपको जो है वो अब मैं दिखाने वाला हूं। यहां से हमने एमपी जो है वो शुरू किया था और फिर हमने पढ़ना शुरू किया था मध्य प्रदेश का परिचय हमने पढ़ा था दोस्तों। फिर हमने इस तरीके से तमाम चीजें जो है वो देखी थी। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था। देन कर्क रेखा की स्थिति देखी थी और भी बहुत सारी चीजें। मध्य प्रदेश के प्रमुख बिंदु भी पढ़ाए थे और मध्य प्रदेश की राजनीतिक इकाइयां हमने पढ़ा, प्रशासनिक इकाइयां हमने पढ़ा दोस्तों। ये तमाम चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा जो डेटा है वो याद हो रहा होगा, आपने इसका रिवीजन जरूर किया होगा यार, और आप जो मेरी मेहनत को देख रहे हो इसे ध्यान में रखते हुए आपने चीजों को एग्जीक्यूट किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है भाई। ठीक है, चलें अब आज की क्लास को सीधे शुरू करें क्या भाई? गुड मॉर्निंग दीना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कौन आ गया भैया? आ जाते हो तो मैसेज किया करो यार, क्यों ऐसे आलसी की तरह बैठे रहते हो? एक चैट में मैसेज तो किया करो कि हम आ गए हैं सर, पता कैसे चलेगा? तुम लोग अभी भी वही अपने डरे हुए माहौल में मत रहो यार। ये अपनी क्लास है, ये अपना प्लेनेट है, यहाँ पे बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन, नो हेजिटेशन। ठीक है, और फिर हम लोग इतने समझदार हैं, हमें अपनी अपनी मर्यादाएं पता है, तो उसके लिए अलग से नियम कानून हम कभी नहीं बनाएंगे लिटरली, है ना? तो आ जाते हो तो बताया करो यार, क्योंकि एक हाय हेलो हो जाता है ना तो फिर एक होता है कि यार चलो सब लोग आ गए हैं, एक्साइटेड हैं, एनर्जी है, तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप जानते हो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरे सामने लोग थोड़ी ना बैठे हैं, और आपके सामने भी मोबाइल है, तो हमें एक तरीका तो अपनाना पड़ेगा। खैर सब लोग आ गए, प्रवेश की भी वापसी हो गई है भाई। प्रवेश कैसी रही तुम्हारी यात्रा? और यार पता है ये जो नियम है ना जो मैंने ऑफलाइन पढ़ाते हुए बनाया था, ऑफलाइन पढ़ाते हुए मैंने क्या नियम बनाया था कि यार अगर मुझे छुट्टी लेनी होगी तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि भाई मुझे फला तारीख को यहाँ जाना है, है ना, और स्टूडेंट्स को कहीं जाना होगा तो वो मुझे बता कर जाएंगे। और सच बताओ तो ऑनलाइन भी वो चल रहा है यार, जैसे प्रवेश को कहीं जाना था उसने प्रॉपरली मुझसे जो है वो बता कर गया है कि सर मैं इस तारीख को आऊंगा। तो अप्रिशिएट है यार प्रवेश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। चलो बाकी सब लोग भी बताते हैं, रिसेंट अभी उसकी घटना हुई तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं बताते, सबके मैसेजेस आते हैं। चलिए आज की हमारी क्लास दोस्तों मध्य प्रदेश की इजी मैपिंग के साथ शुरू होगी। और देखिए एमपी की इजी मैपिंग आज मैं करवाने वाला हूं। ये इजी मैपिंग क्यों कह रहा हूं मैं इसे इजी मैपिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह मध्य प्रदेश की वैसी वाली मैपिंग नहीं है जैसी कि सरकार करती है या जैसे कि किताबों में दिया रहता है। ठीक है भैया, ये किताब वाली मैपिंग नहीं है, ये अपनी वाली मैपिंग है। और ये मैं क्यों करवा रहा हूं भाई? क्योंकि क्वेश्चन तो किताबों से आते हैं दोस्तों। देखो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के भौगोलिक तौर पर जिलों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल डिवीजन अलग पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, भौतिक विभाजन अलग पढ़ाऊंगा भैया,
लेकिन यहां पर चीजों को अलग तरीके से हम देखने वाले हैं। अब बात को समझिए। देखो दोस्तों, एमपी में जो मैपिंग होती है एमपी की जो मैपिंग होती है ये दो तरीके से हो सकती है। जो मैपिंग हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है यार। एक तो ये हो सकता है कि आप पॉलिटिकल मैप पढ़ लें, आप एमपी का पॉलिटिकल मैप बढ़िया पढ़ सकते हो, या तो फिर आप एमपी का दोस्तों ज्योग्राफिकल मैप पढ़ लें। ठीक है, दो मैप हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल मैपिंग की बात करूं तो पॉलिटिकल मैपिंग में आप क्या करते हो, पॉलिटिकल मैपिंग में दोस्तों आप कुछ इस तरीके से जो एमपी अपना बना हुआ है, इस तरीके का जो अपना एमपी होता है, इस एमपी की हम क्या करते हैं, मैपिंग जो है वो यहां पर कर लेते हैं। ये वाली एमपी को जब हम पढ़ते हैं ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, एमपी, देखो एमपी तो वही रहेगा, एमपी तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन हम यहां पर एमपी को अलग तरीके से पढ़ते हैं भाई। यहां हम एमपी को भौगोलिक आधार पर पढ़ते हैं। ये भौतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर, ये भौतिक विभाजन के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो है वो हमने राजनीतिक तौर पर पढ़ा है या प्रशासनिक तौर पर पढ़ा है। देखिए आप सभी जानते हो कि सरकार जो है यह सरकार जो है वो राज्य चलाने के लिए अपनी प्रशासनिक सुविधा से, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपेबिलिटीज के आधार पर राज्य को बांटती है। और उस आधार पर मध्य प्रदेश में कितने संभाग किए गए हैं दोस्तों, 10 क्या किए गए हैं, संभाग किए गए हैं। 10 संभाग हैं और उन 10 संभागों में कितने जिले हैं, 55 जिले। उस आधार पर जो है वो सरकार जो है वो इनको बांट के पढ़ती है। इसकी मैपिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये जो मैपिंग होगी वो अगली कक्षाओं में हम करेंगे। फिलहाल आज, क्योंकि इस मैपिंग को अगली कक्षा में क्यों करेंगे भाई, क्योंकि ये मैपिंग में ना थोड़ा समय लगेगा, उसे पढ़ने से पहले फ्रेंडली होना जरूरी है, और उसके लिए मैं करवा रहा हूं ज्योग्राफिकल मैपिंग। इसमें प्राकृतिक आधार पर, जो प्राकृतिक आधार है ना, उस प्राकृतिक आधार पर 3 भाग किए गए हैं मध्य प्रदेश के। तो ये हम प्राकृतिक विभाजन करने वाले हैं और आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी ये जो कक्षा है वो इस वाले विभाग पर होने वाली है, इसलिए परेशान मत होना, मैं दोनों मैपिंग करवाऊंगा। पहले इस पे थोड़ा सा, क्योंकि अब इतना भरोसा करके आए हो तो यहां पे अब बने रहो। अब देखो मध्य प्रदेश की इजी मैपिंग की हम बात कर रहे थे। और दोस्तों देखिए, थोड़ी सी अगर मैं आपसे ना सीधी सीधी बात करूं तो मध्य प्रदेश को दोस्तों भौतिक तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। ये हम आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पूरी कहानी के साथ बताऊंगा आपको, लेकिन भौतिक विभाजन की थोड़ी चर्चा तो अभी यहां पर हमें जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड भाई, जरा चेक कर लूं मैं सारी चीजें सही हैं या नहीं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ना क्या हुआ, एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे एसपी चटर्जी जी, और एसपी चटर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को उसकी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर, मध्य प्रदेश को उसकी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पर दोस्तों 3 भागों में बांटा जा सकता है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किसने किया है, एसपी चटर्जी ने किया है, और उनके अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 भाग होते हैं, 3 भाग, 1 देन ये 2 एंड देन 3। जो पहला वाला भाग है, क्या सब लोग हैं, जुड़ गए भाई, और भी लोग जुड़ गए, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला भाग जो है वो मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है या मध्य उच्च क्षेत्र कहलाता है। भाई यहां क्या हो गया, यहां चल क्यों नहीं रहा, मध्य उच्च क्षेत्र कहलाता है। इसे हम हाईलैंड कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, मध्य उच्च क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो कहलाता है पूर्वी पठार, जिसे हम शॉर्ट में बघेलखंड कहते हैं। अभी सब बता देंगे आपको, उसकी चिंता आप मत करो। उसे क्या कहते हैं, बघेलखंड। चलो यार, इससे अच्छा ना मैं क्या करता हूं, ये सब छोड़ो, एक मैप बनाकर बता देता हूं, चलो और बेहतर मजा आ जाएगा आपको। देखो भाई, एसपी चटर्जी जी ने कहा
मध्य प्रदेश को आप भैया इस तरीके से कितने भागों में बांट सकते हो? उन्होंने कहा मध्य प्रदेश को कुछ इस प्रकार से बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग दोस्तों ये हो गया, और तीसरा भाग ये हो गया। देखिए ये जो ऊपर आपके सामने दिखा हुआ है ये कहलाएगा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च क्षेत्र है ये, इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और इसी आधार पे हम 55 जिले कहां पर आएंगे वो हम देखने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन आने वाली कक्षाओं में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये वाला जो है ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका सतपुड़ा, और ये जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है, अरे यार पेन का कलर क्यों नहीं बदले हमने, चलो जब ऑप्शन है तो क्यों ना बदलें। तो ये है दोस्तों सतपुड़ा, और ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये है पूर्वी पठार, और इसे ही हम क्या कहते हैं? बघेलखंड भी कहते हैं। तो देखिए एसपी चटर्जी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पे 3 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब इनकी विशेषताएं काफी अलग है। ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है मध्य उच्च प्रदेश, हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, ये एक जैसा है, जबकि जो बघेलखंड है वो काफी अलग है। और जो सतपुड़ा, और सतपुड़ा का ही हिस्सा होता है मैकल, उन्होंने ना सतपुड़ा मैकल कहा है इसे, मैकल सतपुड़ा का ही हिस्सा है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी इसका उन्होंने नाम दे दिया। प्राकृतिक तौर पर बांटा है ना, नेचर के आधार पे इन 3 भागों में बांटा है। अब देखो उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है भाई, ये सेंट्रल हाईलैंड, इसके अंतर्गत जो है आपको 5 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र देखने को मिलते हैं? 5 क्षेत्र जो है वो देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत। वही हम पढ़ने वाले हैं अभी। पहला क्षेत्र क्या है दोस्तों? पहला क्षेत्र है मालवा। दूसरा है दोस्तों बुंदेलखंड। दूसरा क्या है? बुंदेलखंड। तीसरा है नर्मदा सोन घाटी। चौथा है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। चौथा क्या है? रीवा पन्ना का पठार। जल्दी से देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? चलें, और एक और बचा है, थोड़ा सा उसको मैं इसको नीचे लाके रीअरेंज कर देते हैं। एक बचा है आपका क्या? मध्य भारत का पठार। तो एसपी चटर्जी जी ने एमपी को टोटल 5, यहां पे देखो ये मध्य उच्च क्षेत्र के 5 भाग हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये मध्य उच्च क्षेत्र के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हमको ऐसे नहीं पढ़ना, हम सीधे कह देंगे कि मध्य प्रदेश के 7 भाग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? 7 भाग। 7 भाग कैसे? 7 भाग कैसे? तो भैया 5 जो आए हैं वो कहां से आए हैं? 5 कहां से आए हैं? सेंट्रल हाईलैंड से आए हैं। 5 हो गए किसके? सेंट्रल हाईलैंड के, प्लस 1 हो गया आपका कहां का? सतपुड़ा का, और 1 हो गया आपका क्या? बघेलखंड। तो इस प्रकार वो सीधे कह देते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक तौर पर? मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक तौर पर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को प्राकृतिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? अगर आप बहुत डिटेल में बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा और बघेलखंड। एंड देन फिर सेंट्रल हाईलैंड के अंदर 5 भाग है, और एक एक भाग को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर पर्वत, पठार, पर्वत, नदियां ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एमपी की मैपिंग करनी है। ये चर्चा क्यों हो रही है अभी हमारी? क्योंकि हमें एमपी की दोस्तों मैपिंग करनी है, और एमपी की मैपिंग करने के लिए इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब इस मैपिंग को थोड़ा मूर्त रूप देते हैं। अब एक बड़ा सा मैप बनाते हैं और उसी में हमें पूरा का पूरा पढ़ना है भैया, उसी में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि 55 जिले जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।
पूरे के पूरे 55 जिले जो हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भैया। अरे यार कैसा कर दिए। ऐसे जज मत करना यार, इतना तो चलता है। चलो ये है भाई आपका एमपी, ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। फिलहाल तो ऐसे ही है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। और इस मध्य प्रदेश में फिलहाल हम 7 क्षेत्र जो है वो देखने वाले हैं। कितने क्षेत्र देखने वाले हैं? 7 क्षेत्र देखने वाले हैं। ध्यान से देखना, यहां से एक क्षेत्र मैं ऐसा बना रहा हूं, ये मैंने एक क्षेत्र बना दिया, ये दोस्तों मैंने एक क्षेत्र बना दिया। और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, अब थोड़ा सा भैया मुझे समय दो, क्योंकि मैं अब जो है इसमें ऐसे स्टार लगाने वाला हूं ताकि आपको जब ये नोट्स मिले तो आपको एक मजा आए। ये जो क्षेत्र आपको पूरा दिखाई दे रहा है, और यही मैपिंग आपको ज्यादा काम आएगी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको एमपी में डेवलपमेंट पढ़ना है, एमपी में सड़कें पढ़नी है, इनफैक्ट एमपी में अगर आपको क्या पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, एमपी में अगर आपको जनजातियां पढ़नी है, जितने भी टॉपिक मैं बताऊं आपको, एमपी में कला और संस्कृति पढ़नी है, एमपी में उद्योग पढ़ने हैं दोस्तों, जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे ना, उसमें आपका प्रशासनिक विभाजन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका भौगोलिक विभाजन है। क्योंकि ये जो भौगोलिक विभाजन है ना, यही विशेषताओं को तो तय करता है। आप कैसे होगे ये आपके वातावरण पे तय करता है, और ये विभाजन वातावरण के आधार पर। ये जो आपने देखा, ये आज जो आपने जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है आपका क्या? बुंदेलखंड। ये जो इलाका है ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। क्या कह रहे हो भैया, चैट में कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, चलो ये है दोस्तों बुंदेलखंड। ये क्या है आपका? ये है बुंदेलखंड। कहां लिखें इसे? इसे हम यहां लिखते हैं, ठीक है। कैसा करें इसे? दोस्तों एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख के देखते हैं एक बार, शायद अपना काम जम जाए। रेड कलर से अच्छा दिखेगा क्या? क्योंकि भाई मैं ब्लैक में आमतौर पे पढ़ाता नहीं हूं, तो एक बार मुझे चेक कर लेने दो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसे हटाते हैं, इसे बिल्कुल हटाते हैं। अब ये हट भी नहीं रहा। अरे यार, अब देखो, अब जो दिक्कत हुई है उसको देखो तुम। लेने के देने पड़ गए ना भाई। करने गए थे अच्छा काम, हो गया गलत काम। ऐसे फंस जाता हूं मैं। ये जो तुम्हें क्षेत्र दिख रहा है ये क्या है? थोड़ा मैप छोटा कर लेते हैं, पता है। चलो अब सही है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम जहां चाहें वहां लिख सकते हैं। चलिए भाई, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है दोस्तों? बुंदेलखंड कहलाता है। ये जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड है। ध्यान से देख लो, आगे ये काम भी आएगा। अभी तो फिलहाल जो है हम इसमें जिले देखने वाले हैं, लेकिन आगे चलकर जब हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तब भी ये काम आने वाला है। तो ये क्या है? बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड। ठीक है भाई, ये हो गया बुंदेलखंड। अब देखो यहां पर कौन कौन से जिले आते हैं वो साथ में ही देख लो आप। दोस्तों यहां पर जो जिले आते हैं ना, वो है आपके, पहला जिला, ध्यान से देखना यहां पे कौन कौन से जिले आएंगे। यहां पे आएगा दोस्तों छतरपुर। यहां पर क्या आता है? छतरपुर आता है। मुझे आपको 55 जिले पढ़ाने हैं, और बुंदेलखंड के जिले कौन कौन से हैं? जैसे कोई कहता है ना, कहां से हो भैया, हम बुंदेलखंड से हैं। तो बुंदेलखंड का मतलब क्या है? छतरपुर। दोस्तों टीकमगढ़, टीकमगढ़। और एक और जिला वहां पर नया बना है थोड़े दिन पहले, निवाड़ी। एक जिला वहां पर क्या है? निवाड़ी। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। और एक और है दोस्तों पन्ना। अब देखो पन्ना जो है ना, वो रीवा, रीवा पन्ना के पठार में भी आता है, लेकिन ज्यादातर पन्ना जो है दोस्तों, पन्ना का 70% हिस्सा जो है वो आता है यहां पर। इसलिए हम पन्ना को किसमें गिनते हैं? बुंदेलखंड। और देखो यहां से ना आपकी एक ट्रिक बन गई, यहां से एक ट्रिक बना लो यार, यहां से एक ट्रिक बना लो आप। छपटी, छपटी,
नी। दोस्तों हमने यहां से क्या बना ली है, एक अपनी ट्रिक बना ली है, और ये ट्रिक क्या है, छपटी नी। दोस्तों बुंदेलखंड की ट्रिक क्या है, छपटी नी। छपटी नी मतलब छा से छतरपुर, पा से पन्ना, टी से टीकमगढ़ और ना से निवाड़ी। पेन पेपर लेकर बैठोगे तो मजा आ जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो छपटी नी, आज कुछ नहीं पढ़ने वाले, केवल 55 जिले किस क्षेत्र में आते हैं, मालवा के जिले कौन से हैं, सतपुड़ा के जिले कौन से हैं, आज ऐसे पढ़ेंगे। कल फिर इसी को संभाग के आधार पर पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके से जब पता होगा ना, तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली। चलो, तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, और कैसे पढ़ा है, एक ट्रिक से पढ़ा है, और ट्रिक क्या है, छपटी नी। छपटी नी से हमने इसको पढ़ा है भैया, छपटी नी। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, फिर आगे चलेंगे। छपटी नी, ठीक है, छपटी नी। अब देखना भाई, है ना, अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, और दोस्तों यहां पर, यहां से लेकर लगभग लगभग मध्य प्रदेश के बीचों बीच तक, ये यहां तक, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मैं रेड कलर से ना इसको पॉइंट आउट करने वाला हूं ऐसे, और सब्र के साथ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सब्र के साथ देखना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जहां मैं रेड कलर के डॉट जो है वो लगा रहा हूं, इसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो इलाका है, ये कहलाता है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में, ये क्या कहलाता है, रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। और इस पठार के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसा है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, हम यहां पर देखने वाले हैं, हम यहां पर देखने वाले हैं भाई, जिले कौन कौन से होते हैं वो। हम यहां पर क्या देखेंगे, जिले देखेंगे। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं रीवा पन्ना का पठार। ये क्या है दोस्तों, ये है रीवा पन्ना पठार। ये है आपका रीवा पन्ना पठार दोस्तों। ये क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है वो क्या कहलाता है, रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। अब हम किसी से पूछे, हम गए भैया चित्रकूट तरफ गए हम घूमने, हमने पूछे भैया कौन क्षेत्र से हो, क्या बोलते हैं, हम रीवा तरफ से हैं, हम रीवा तरफ से हैं बोलते हैं। तो रीवा के आसपास काफी सारे जिले आते हैं, काफी सारे जिले आते हैं दोस्तों, काफी सारे जिले आते हैं। और कैसे याद रखोगे, अच्छा देखो क्या है ना, अपना वहां का जो कलेक्टर है, कहां का, रीवा का, मान के चलो उसका नाम है शाहरुख खान। क्या नाम है उसका, शाहरुख खान। अच्छा मुझे जरा कमेंट करके बताओ, शाहरुख खान को शॉर्ट में क्या बोलते हो तुम लोग, शाहरुख खान को शॉर्ट में क्या बोलते हो यार, SRK बोलते हो क्या, अरे शाहरुख खान को शॉर्ट में SRK बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अरे एक्साइटेड रहो यार, हम MP पढ़ रहे हैं भाई, खुश खुश होकर पढ़ना पड़ता है। हाँ, जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं, वैसे तुम्हें क्लास को मोटिवेट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी। यहां पर ना एक हमारा क्या है, DM है दोस्तों, DM। यहां का जो कलेक्टर को DM बोल देते हैं, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना कलेक्टर, कलेक्टर भैया न्यायालय होता है चलता फिरता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो। और यहां के DM का नाम क्या है, SRK, शाहरुख खान नाम है उसका। क्या वो शाहरुख खान सिर्फ हीरो हो सकता है क्या, कलेक्टर नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। और क्या क्या है जरा देख लो, डी से है दोस्तों दमोह, डी से क्या होने वाला है, दमोह होने वाला है, डी से दमोह, डी से क्या है दमोह। एम से है मऊगंज, एम क्या है दोस्तों, मऊगंज। और एक और एम से है मैहर। अब ये नए जिले बन गए हैं वहां पर, मऊगंज और मैहर, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगला है दोस्तों, अगला देखो यहां पर है आपका क्या, सतना। और चूंकि मैहर सतना से बना है तो मैं सतना के साथ ऐसा लिख दे रहा हूं। मऊगंज रीवा से बना है तो मैं मऊगंज के सामने रीवा लिख रहा हूं। और अगला है दोस्तों कटनी, कटनी, ठीक है। देखो DMSRK, अब देखो ध्यान से, DMSRK, स्क्रीन बड़ी कर लो भाई चाहो तो। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, संस्कार बढ़िया यार, SRK ही तो बोलते हैं। क्या है वो, वहां का कलेक्टर है, DMSRK। डी से हो गया दमोह, एम से दो है भाई, DM स्क्वायर कर लेना, DM स्क्वायर कर लेना, एम से है मऊगंज और मैहर,
एस से क्या है, सतना, रीवा, कटनी, मैंने उल्टा लिख दिया, आप उसे रीअरेंज कर लेना। और पहली बार थोड़ी दिक्कत होती है, जब चीजें बनने लगती है ना तो बिल्कुल याद हो जाती है, चीजें छप जाता है पूरा का पूरा मैप। तो दोस्तों बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड की ट्रिक क्या थी, छपटी नी। बुंदेलखंड की ट्रिक क्या थी, छपटी नी। सुनो भाई, एक और मैप बनाऊंगा मैं और बार बार वहीं से आपका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। चलें भाई, ये जो इलाका है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, बुंदेलखंड। ये क्या बताए हैं, बुंदेलखंड। और ये जो इलाका है आपका, ये क्या है, रीवा पन्ना का पठार। चलें अब बताएं, यहां की ट्रिक क्या थी, यहां की ट्रिक क्या थी भैया, यहां की ट्रिक थी छपटी नी। क्या है, छपटी नी। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। छ से छतरपुर, पा से पन्ना, टी से टीकमगढ़ और नी से निवाड़ी। और मैं आपको बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ये एमपी पूरा मेरे अकॉर्डिंगली एक बार पढ़कर देख लो। सच बता रहा हूं, आप एमपी में मतलब कमांड एस्टेब्लिश कर लोगे जो कि आपने कभी महसूस नहीं होगी। अब उस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले, एक और आप उसमें मास्टर बन जाओगे, आप किसी को पढ़ाना सीख जाओगे, आप ऐसे ऐसे पढ़ने वाले, ठीक है। तो मैं केवल पढ़ाता नहीं हूं, मैं केवल आपको पढ़ाता नहीं हूं भैया, ये बताता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, चीजों को याद कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। डीएम एसआर के, डीएमएसआर के इस वाले मैप में लिखने नहीं वाले कुछ, बस यहां आके रिवीजन करेंगे, क्योंकि लिखा रहता है तो दिमाग फिर चलता नहीं है हमारा। डी से क्या है, दमोह, डी से है दमोह। एम से दो है भाई, एम से दो है, मैहर और मऊगंज। और सबको पता है मऊगंज रीवा से बना है और मैहर सतना से बना है, पहले ही पढ़ा चुके। एस से सतना, रीवा, कटनी, सतना, रीवा, कटनी। चलें भाई, और समझ में आते जाएगा तो बताते जाना, समझ में आते जाएगा तो बताते जाना, ठीक है। तो पहले देखा था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में था छपटी नी। फिर देखा भाई रीवा पन्ना का पठार, जहां पर है दोस्तों डीएम एसआर के। यहां पर, यहां का डीएम कौन है, रीवा पन्ना का एसआर के है। कौन है, एसआर के। मैं यहां ये नहीं बताऊंगा आपको कि बुंदेलखंड कितने प्रतिशत है, रीवा पन्ना पठार। भाई अभी मैं भौगोलिक विभाजन नहीं पढ़ा रहा, मैं तो जिले पढ़ा रहा हूं आपको। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जिले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक और छोटा सा इलाका यहां पर है दोस्तों, एक छोटा सा क्षेत्र यहां पर है, ये है छोटा सा क्षेत्र। और ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हो, अरे इसका कैसा सिंबल बना है भाई, मुझे दो ही सिंबल आते हैं क्या, स्टार भी तो आता है मुझे, मुझे ये सब चीजें कम आती है भाई। करियर बनाते आता है लेकिन चलो तो ये क्या है, अरे ठीक है सिंबल के तौर पे ठीक है, ठीक है। ये क्या है भाई आपका, ये है दोस्तों, ये है आपका बघेलखंड। ये जो है वो ये क्या कहलाएगा, ये बघेलखंड कहलाएगा भैया। ये क्या है दोस्तों, ये है बघेलखंड। ये क्या है दोस्तों, बघेलखंड। ये जो इलाका आप देख रहे हो बघेलखंड, तो देखो अपने इस वाले हाथ में देखो, सबसे ऊपर था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के नीचे रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना पठार के नीचे आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों क्या, बघेलखंड। क्या है, बघेलखंड। और बघेलखंड में कोई ट्रिक नहीं है, बघेलखंड में ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, बघेलखंड ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सीधी सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ठीक है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ऐसे पढ़ लो भैया, है ना। कैसे पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो अपना। सीधे लिख दे रहे हैं इनको, सीधे लिख दे रहे हैं, सीधी सिंगरौली दोस्तों, सीधी और सिंगरौली, शहडोल और उमरिया, शहडोल और उमरिया, और अनूपपुर। और क्या है, अनूपपुर। पांच है यहां पे, यहां पर कितने हैं, पांच। और इसको ऐसे ही पढ़ लो यार, बघेलखंड के जो जिले हैं दोस्तों वो पांच हैं, सीधी, सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली,
शहडोल और उमरिया और अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली, शहडोल और उमरिया, अनूपपुर। देखो अभी तक कितना देख लिया हमने, कितना देख लिया हमने, यहां कितना देखा था दोस्तों। बुंदेलखंड में कितने जिले देखे हैं? बुंदेलखंड में 4 जिले देखे हैं, छपटीनी, छपटीनी, झपटना नहीं कहते, छपटना, छपटीनी। क्या हो गया? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी, 4। रीवा पन्ना के पठार में कितने बताए हैं टोटल? 6। डीएम एसआर के, डी से दमोह, एम से क्या हो गया आपका? मऊगंज और मैहर, और एसआर के से क्या हो गया? सतना, रीवा, कटनी, 10 हो गए। और ये बता दिए 5, ये 5 बता दिए आपको। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। बोल के देखो मेरे साथ, बोलकर देखो। अगर बोलकर नहीं देखोगे तो चीजें याद नहीं होगी, फिर बाद में पछताओगे। पछताना अपना काम नहीं है, पछताना अपनी हॉबी नहीं है भैया। तो बघेलखंड जो है उसके जिले कैसे पड़ रहे हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सोचो अकेले कमरे में कैसे रिवाइज करना कितना मुश्किल है, पर कर लेते हैं, ठीक है। चले, यहां तक हमने देख लिया। 10 जिले देख चुके हैं हम, 10 नहीं 15 जिले देख चुके हैं। अब हम 40 ही तो बचे। टोटल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? 55 है। 55 में से 40 बचे हैं, 15 यूं देख लिया हमने, मजाक मजाक में। अब देखो अगला जो है ना वो थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगली जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखना। देखो अगला जो है ना यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होगा पूरा का पूरा, ठीक है। पहले इसको देखो यार, इन तीनों को देखो फिर आगे चलेंगे। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पहले बुंदे, क्योंकि आज केवल मैपिंग पढ़ाऊंगा, आज इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आज 55 जिले पढ़ाऊंगा, घर जाके एक बार पढ़ना है आपको बस। ये बुंदेलखंड बहुत बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा मैं बहुत ज्यादा ही बोल्ड हो गया है, इसको ठीक कर दें क्या? और इसको भी ठीक कर देते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं यार, इतना भी नहीं अच्छा लगता। और यहां क्या था? बुंदेलखंड। जल्दी से देखो क्योंकि याद होनी चाहिए चीजें। ये जो मेहनत हो रही है वो क्यों हो रही है? चीजों को याद करने के लिए। लिख के रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है चीजों को याद रखना। तो हमने बुंदेलखंड देखा था, फिर रीवा पन्ना का पठार देखा है, फिर क्या देखा है? फिर हमने देखा है अपना बघेलखंड, है ना। थोड़ा सा सुधार इसलिए रहे हैं ताकि बाद में अच्छा दिखे ना, आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे ये जबरदस्ती हमने कर दिया था, अब यहां सीधे लिख देते हैं छपटीनी। चलो ये ट्रिक हो गई। चलें भाई, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो यहां से ना, यहां से एक हमें इस तरीके का पूरा एक ऐसा बेल्ट दिखाई देता है, ये ऐसा एक पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो दिखाई देता है। और ये जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए फिलहाल। मैं इसको भाई स्काई ब्लू कलर से जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं, और इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। ये देखो, ये मत समझना कि यहां पानी भरा है ना, ये मत समझ लेना कि पानी भरा है। प्लस कर देता हूं भैया, तो कहेंगे बाद में कुछ लोग, क्लास लगाने वाले आप लोग तो नहीं कहोगे, लेकिन जो लोग बाद में इसको देखेंगे ना वो कहेंगे अरे सर ने तो भाई सतपुड़ा में पानी दिखा दिया। और मेरे साथ मैपिंग करते हुए चलो, और आराम से इसलिए कर रहे हैं दिमाग में प्रॉपर चीजें बैठ जाए। ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सतपुड़ा। ये क्या कहलाता है? सतपुड़ा मैकल कहलाता है ये पूरा का पूरा। ये क्या कहलाता है? सतपुड़ा मैकल कहलाता है। जो एसपी चटर्जी जी हैं उन्होंने इसको क्या कहा है? सतपुड़ा मैकल कहा है। ये सतपुड़ा मैकल है। और सतपुड़ा मैकल के जिले जो हैं, इसे ट्रिक से नहीं एक कहानी से बताने वाला हूं।
घर जाके नहीं सर, सारे घर पर ही है। अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, मैं मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम लोग तो ऑलरेडी घर पर हो। क्या बात हो रही है, तुम लोग तो ऑलरेडी घर पे बैठे हो, तो मैं घर जाके पढ़ना क्या बोल रहा हूँ, ये ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के ना ये सब। अब देखो तुम, ऐसा हो जाता है। खैर, ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है ये सतपुड़ा है। हम इसकी विशेषताएं बाद में देखेंगे, यहाँ के जिले हम देख रहे हैं। और यहाँ के जिले देखने के लिए ना मैं आपको एक रोड ट्रिप पर लेकर जा रहा हूँ दोस्तों, एक रोड ट्रिप। और वो जो रोड ट्रिप है ना, वो शुरू होने वाली है डिंडौरी से। ये जो रोड ट्रिप है वो यहां से शुरू होगी दोस्तों, यहां से, वो यहां से शुरू होगी डिंडौरी से। कहां से शुरू होगी? डिंडौरी से शुरू होगी वो ट्रिप। और इस ट्रिप में हम डिंडौरी से जाने वाले हैं दोस्तों हरदा। मैं आपको कह रहा हूं डिंडौरी से मेरे साथ कहां चलोगे आप? हरदा चलोगे दोस्तों। डिंडौरी से कहां चलोगे? हरदा चलोगे। अब देखो, डिंडौरी से पहले आएंगे मंडला, और मंडला से आएंगे पहले बालाघाट। वो हम हर जिले जाने वाले, हमको हर जिले में हमारा एक दोस्त रहता है, उससे मिलना है। सबसे पहले डिंडौरी, डिंडौरी से आएंगे मंडला, मंडला से आएंगे बालाघाट। डिंडौरी से बस में बैठेंगे, मंडला आएंगे, मंडला से बालाघाट आएंगे। बालाघाट से दोस्तों सिवनी आएंगे। कहाँ आएंगे? सिवनी। सिवनी से आ जाएंगे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से चले जाएंगे पांडुरना। देन फिर पांडुरना से बस पकड़ के चले जाएंगे बैतूल। ठीक है। कहां कहां? सबसे पहले गए थे डिंडौरी, डिंडौरी से हम जाएंगे मंडला, मंडला से हम जाएंगे कहां? बालाघाट। बालाघाट से आएंगे सिवनी। डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, उसके बाद सिवनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से चले जाएंगे पांडुरना, पांडुरना से चले जाएंगे बैतुल, बैतुल से जाएंगे नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम से चले जाएंगे हरदा। देखो लिखकर बता रहा हूं दोस्तों, डिंडौरी से कहां जाएंगे? डिंडौरी से जाएंगे मंडला, और मंडला से कहां चले जाएंगे? बालाघाट। मंडला से कहां चले जाएंगे? बालाघाट। बालाघाट से कहां आएंगे? बालाघाट से आएंगे सिवनी, और सिवनी से कहां आएंगे? छिंदवाड़ा। सिवनी से कहां आएंगे भाई? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा से कहां चले जाएंगे? पांडुरना। देन पांडुरना से कहां जाएंगे दोस्तों? बैतुल। और बैतुल से कहां जाएंगे? नर्मदापुरम। बैतुल से कहां जाएंगे? नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम से कहां जाएंगे? हरदा। बिल्कुल, हमने हमने रटा नहीं है, हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ट्रिक बना दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि भाई ट्रिक ही ट्रिक पढ़ा दी सर ने। तो ट्रिक पढ़ने के लिए फिर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ट्रिक पढ़ना? कुछ जगह ट्रिक पढ़ लो, कुछ जगह कॉमन सेंस लगा लो, कुछ जगह रोड ट्रिप बना लो। देखो, सतपुड़ा मैकल के जो जिले हैं वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़े। डिंडौरी से हरदा की यात्रा करने जा रहे हैं हम लोग। डिंडौरी से जाएंगे मंडला, मंडला से बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, फिर आ जाएगा सिवनी, सिवनी से आ जाएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से चले जाएंगे पांडुरना, पांडुरना से बस पकड़ के बैतूल, और बैतूल से जाएंगे कहां पर? बैतूल से जाएंगे नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम से चले जाएंगे हरदा। नर्मदापुरम मतलब पुराना होशंगाबाद, अब उसका नाम नर्मदापुरम। तो देखो 9 जिले हमने यहां पर देख लिए। 9 हमने कहां पर देख लिए हैं? 9 हमने देख लिए हैं सतपुड़ा मैकल में। दोस्तों 9 जिले कहां पर देख लिए हैं? सतपुड़ा मैकल में हमने देख लिए हैं 9। ठीक है। और ये जो आपको सतपुड़ा मैकल दिख रहा है ना, इस सतपुड़ा मैकल के जस्ट ऊपर यहां से ये देखो, ये इस तरीके से आपका यहां पर होता है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। इसको मैं व्हाइट कलर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो आपको व्हाइट कलर का पूरा हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है नर्मदा सोन घाटी। ये क्या कहलाता है? नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। इसे आप शॉर्ट में एनएस वैली भी बोल सकते हो। एनएस वैली, वैली मतलब घाटी, एनएस नर्मदा सोन घाटी को हम क्या बोल सकते हैं? एनएस वैली भी बोल सकते हैं, एनएस वैली। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनएस वैली हो जाएगा। तो ये जो नर्मदा सोन घाटी है, यहां पर केवल 2 जिले हमें देखने हैं। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं, केवल 2 जिले हैं यहाँ पे। एक है दोस्तों जबलपुर। अब भाई इसको किस कलर से लिखूं मैं? इसको व्हाइट ही रहने देते हैं। यहां पर केवल 2 जिले हैं दोस्तों, एक है जबलपुर और दूसरा है नरसिंहपुर।
तो जबलपुर और नरसिंहपुर दो जिले जो है वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? नर्मदा सोन घाटी में देखने को मिलेंगे। तो 9 हो गए दोस्तों सतपुड़ा में, 9 आपके कहां पर है? सतपुड़ा में। और जो 2 हैं आपके वो कहां पर है? नर्मदा सोन घाटी पर। कहां पर है? नर्मदा सोन घाटी पर। देखो भाई अब काफी ज्यादा हो गए, 15 और 11, 26 जिले जो है वो लगभग हमने पढ़ लिया। आधा एमपी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आधा एमपी हम पढ़ चुके। अब मुझे 1 मिनट का समय निकालकर बताओ कि यहां तक के जिले और कंडीशंस समझ में आई या नहीं आई। देखो संभाग के आधार पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले ऐसे पढ़ लो, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, इसे पढ़ लोगे तो फिर बाद में एमपी पढ़ना आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। जब कोई आपसे कहेगा बुंदेलखंड में ऐसा होता है, ये मैप याद आएगा। जब कोई कहता है बघेलखंड में ऐसा है, ये याद आएगा। सतपुड़ा के पर्यटन स्थल लिखिए, तो सतपुड़ा के जो जिले हैं वो पता रहेंगे तभी तो लिख पाओगे ना। बघेलखंड के जिलों के बारे में बताइए या बघेलखंड की समस्याएं बताइए, तो जिलों की जो समस्याएं हैं वही पूरे बघेलखंड की समस्याएं। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ यार, जल्दी से बताओ। सो गए क्या? 12 बजे कौन सोता है? बीना को समझ में आ रहा है, प्रवेश को भी समझ में आ रहा है। बताओ, प्रवेश को भी आ गया समझ में, बेचारा अभी घूम के आया। आस्था को भी आ रहा है। बाकी लोग ऐसे सोए सोए रहते हो जैसे पता नहीं कौन सी प्रोटीन की कमी हो गई। नम्रता, रितिका, तुम लोग कुछ कुछ तो अच्छा नोट्स बना रहे होगे ना साथ में? नोट्स बनाते रहते हो क्या? कुछ काम भी करते रहते होगे, पर ढंग से क्लास लगाया करो भैया। तुम भी, मुझे पता है ना, धीरे धीरे अब तुम लोग ऑनलाइन के मजे जो है वो निकालना सीख चुके हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि इसका रिवीजन भी तो हो सकता है। बढ़िया रिवीजन भी करते होगे, है ना? बढ़िया, एक बार अभी क्लास लगाते होगे अच्छे से, फिर एक बार क्लास कब लगाते होगे आप? बाद में। ऐसा तो करते होगे यार, मुझे मतलब उम्मीद है ऐसी, तुम लोग ऐसा कर रहे होगे। अब तुम रिवीजन इसी से कर लेते होगे बढ़िया, अपना स्पीड बढ़ा के, है ना? और उसमें मजा भी आ रहा होगा तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग अब अगले बार जवाब देना। चलो एक बार रिवीजन कर लें क्या? आओ इस मैप में बुंदेलखंड में क्या पढ़ा था? छपटी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। रीवा पन्ना के पठार में क्या पढ़ा है? DM² SRK, दमोह, मैहर और मऊगंज, सतना, रीवा और कटनी। पर याद रखना मऊगंज रीवा से बना है और मैहर सतना से बना है। फिर हमने यहां पर क्या देखा? यहां पर क्या देखा था? बघेलखंड। और बघेलखंड के 5 जिले, 2+2+1, 2+2+1 मतलब सीधी और सिंगरौली, शहडोल और उमरिया और अनूपपुर। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा सतपुड़ा, और सतपुड़ा में हमने डिंडौरी से लेकर हरदा की यात्रा की। डिंडौरी से हरदा तक की यात्रा की है। डिंडौरी से गए हैं मंडला, मंडला से गए हैं बालाघाट, फिर सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। क्या रखा है यार इसमें? फिर इधर क्या है? नर्मदा सोन घाटी, NS वैली। और इस NS वैली में 2 जिले हैं, क्या क्या? दोनों पुरपुर, जबलपुर और नरसिंहपुर। कुछ लोग बहुत सारे मानते हैं, हम 2 ही मान रहे हैं। चलो अब इतना ही तो बचा है एमपी। अब इतना ही एमपी बचा है हमारा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहां का थोड़ा सा इलाका, ये देखना एकदम, ये इलाका, ये जो है, ये छोटा छोटा इलाका, ये और ये। हालांकि ये ऊपर वाले ना आते नहीं है इसमें, ये आते नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर दे रहा हूं। देखो ये जो इलाका मैं ऐसे बना रहा हूं, ये, और उसके बाद ये बाउंड्री, ये एमपी की बाउंड्री को ही फॉलो करके, और ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये कहलाता है। अब इसको मैं किस कलर से रिप्रेजेंट करूं भाई? कौन सा कलर रह गया? ग्रीन हो गया, ये वाला कलर रह गया अपना। चलो ये ऑरेंज कलर रह गया, तो इस ऑरेंज कलर में, और चलो इस तरीके के इसमें, यहां पर नहीं, ये सेम हो जाएगा।
ट्रायंगल बना देते हैं ना, ट्रायंगल्स। ये जो आपको ऑरेंज कलर का पूरा क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों, ये कहलाता है मध्य भारत। आज की पढ़ाई कल भी काम आने वाली है, क्योंकि कल भी हम इसी आधार पर देखने वाले हैं कि भाई आखिरकार कहाँ कौन से संभाग हैं। जैसे ऊपर की तरफ हमको चंबल संभाग देखने को मिलता है, तो ये जो क्षेत्र है ना, अब देखो ये यहाँ पे नहीं आता, ये नीचे अलग क्षेत्र है, इधर का कुछ हिस्सा और इधर का कुछ हिस्सा। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कहलाता है, ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। ये क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? मध्य प्रदेश का यह है मध्य भारत का पठार है। ये क्या है? मध्य भारत का पठार। ठीक है। और यहां के जिले की भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो कोई ट्रिक नहीं है ना, पेयर बना रहे हैं। पहला पेयर दोस्तों, पहला पेयर ग्वालियर, फिर गुना, और फिर भाई ऐसे नहीं लिख सकते इसको, देखो ट्रिक ऐसी बना रहे हैं, ग्वालियर, गुना, और गुना से टूटकर बना था दोस्तों अशोकनगर। गुना से टूटकर क्या बना था? अशोकनगर। देखो ग्वालियर, अंग्रेजों ने ना ग्वालियर के लिए जो आर्मी बनाई थी उसका नाम था ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी, और वही गुना बन गया आगे चल के। तो ग्वालियर, गुना और अशोकनगर, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर हो गया यहां पे। ठीक है, ये तीन हो गए, तीन। फिर भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तीन ये हो गए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तीन ऐसे बता दिया मैंने आपको। और दो कैसे पढ़ोगे? दतिया और शिवपुरी। दो कैसे पढ़ोगे? दतिया और शिवपुरी। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने पढ़ाने के लिए बता दिया आपको। चलो अब थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। पहला क्या है? ग्वालियर, फिर क्या है? गुना, और फिर क्या है? अशोकनगर। ग्वालियर के कारण ही बना होगा क्या? गुना, और गुना से क्या बना है? अशोकनगर। फिर तीन एक साथ पढ़ लो, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये तीनों मिलकर एक संभाग भी बनाते हैं, कल काम आएगी ये जानकारी। और अगले सेट में दो ही चीजें पढ़नी, अगले बार में केवल दो ही चीजें जो है वो पढ़नी है। क्या क्या? दतिया और शिवपुरी। तो कितने हो गए? 9। 9 नहीं 8, 9 नहीं 8, 3 3 प्लस 2। ट्रिक क्या है इसकी? 3 प्लस 3 प्लस 2 दोस्तों, 3 प्लस 3 प्लस 2 क्या है? ये 3 प्लस 3 प्लस 2, ये है आपका शिवपुरी। तो देखो तीन क्या है? ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। दिमाग में बिठा लो आराम से, क्योंकि अब केवल एक ही हिस्सा बचा है हमारा, एक ही हिस्सा बचा है। तो ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, और दतिया और शिवपुरी, ये कहां आता है? मध्य भारत के पठार में आता है। तो 8 ये हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए? इधर आओ जरा, ये देखो यहां पर कितने हो गए आपके? यहां पर हो गए दोस्तों 4, यहां पर कितने हैं? 4। चलो ऐसे लिख देते हैं, बुंदेलखंड में 4, छपटी नहीं। यहां पर कितने हो गए हैं? यहां पर हो गए हैं 2 3 6 10। 5 कहां पर देखे हैं? बघेलखंड में। फिर 9 कहां देखे हैं? डिंडौरी में। 2 कहां देखे हैं? एनएस वैली में। कितना हो गया भैया? 10 5 15, 15 और 11 कितना हो गया? 26। और 26 और इसके अलावा एक यहां पे हमने बना लिया, ये हमने बना लिया क्या? मध्य भारत का पठार। और यहां पर कितने हैं? यहां पर है 8। तो 26 और 8 दोस्तों, 26 और 8 34।
चलें, चलें भाई आगे चलें। अब एक बार देख लो दोस्तों, एक बार इस मैप को देखते हुए रिवीजन कर लो, देन फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, ट्रिक क्या थी हमारी मध्य भारत के पठार को पढ़ने की? 3+3+2 गुना ग्वालियर, हाँ ग्वालियर गुना अशोकनगर, भिंड मुरैना श्योपुर दतिया और शिवपुरी। चलें भाई, अब केबल और केबल दोस्तों, केबल और केबल आखिरी जो है वो बचा हुआ है हमारा, आखिरी हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले इसे ध्यान से देखिए, तब जाकर जो है वो मजा जो है वो आपको आने वाला है। वरना फिर वही है कि आप आगे आगे पढ़ते जाओगे और चीजें समझ में आएगी नहीं। चलें, चलें भाई। अब देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये जो हिस्सा बचा हुआ है ना, ये कहलाता है आपका, ध्यान से देखना, इस हिस्से को अब हम एक अलग कलर यहां पे ले आते हैं, पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पिंक कलर से। ठीक है, इसे पिंक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, ये दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। कहने को तो ये मालवा है, ये जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं बीच वाला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है वैसे तो। जब हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो मालवा है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर क्या क्या है, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है दोस्तों मालवा। ये क्या कहलाता है? मालवा। और इसे मालवा निमाड़ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मालवा निमाड़। याद रखना, निमाड़ मालवा के अंदर ही आता है। जैसे सतपुड़ा के अंदर मैकल आता है, वैसे ही मालवा के अंदर क्या आता है? निमाड़। तो कुछ लोग जो है वो इसे मालवा अकेला कह देते हैं और कुछ लोग जो है वो इसे क्या कहते हैं? निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाड़। अब देखो, इस निमाड़ के अंदर 4 जिले आते हैं। इस निमाड़ के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। और कौन कौन से 4 जिले आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अंदर 4 जिले आते हैं। पहला है खरगोन और बुरहानपुर। दोस्तों, खरगोन और बुरहानपुर। अरे नहीं भैया, थोड़ा सुधार लेते हैं इसको, थोड़ा सा सुधारो। पहले खरगोन नहीं, पहले खंडवा देख लो। खंडवा और बुरहानपुर दोस्तों। निमाड़ के अंदर 4 जिले आते हैं, खंडवा और बुरहानपुर। और अगला है खरगोन और बड़वानी। खरगोन और बड़वानी। देखो, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और बड़वानी, ये 4 जिले किसके अंदर आते हैं? निमाड़ के अंदर। कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल है। आज डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? केबी। केबी स्क्वायर। केबी केबी पढ़ लो, केबी केबी। केबी केबी दोस्तों, यहां बताता हूं यार, इधर आओ। ये देखो, यहां पर ना ये हो गया मालवा, और मालवा के साथ क्या हो गया? निमाड़। और निमाड़ में कितने हैं? निमाड़ में है 4। और कैसे याद रखोगे? केबी केबी से। पहले वाले के से खंडवा, बी से हो गया बुरहानपुर। खंडवा को तोड़कर ही क्या बना है? बुरहानपुर। और अगला है खरगोन और बड़वानी। खरगोन से क्या बना है? बड़वानी। खंडवा से बना है बुरहानपुर, खरगोन से बना है बड़वानी। लेकिन याद रखना, ये सब आते हैं मालवा के अंदर ही है, क्योंकि निमाड़ मालवा के अंदर ही आता है, पर वो अलग से एक उसकी पहचान है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। और और कितने हो गए भाई? अब कितने जिले बचे? जोड़ लो यार। 8 और 4 12 और 6 18 और 5 23 और 9 32, 34 और 34
और 4 38। तो अब बचे हैं कितने? 12 और 5 17 जिले। दोस्तों मालवा में आते हैं 17। मालवा में कितने आते हैं? 17 आते हैं। और इस प्रकार पूरा ये जो मालवा है, रेस्ट मालवा में 17, ओवरऑल 21 आते हैं। मालवा में दोस्तों 21 है, जिसमें से 17 जिले मालवा के हैं और 4 निमाड़ के हैं। कुल मिलाकर उसे क्या कहा जाता है? मालवा ही कहा जाता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जिले कहां पर है? मालवा में है 21, 4 निमाड़ में हो गए। वापस आ जाओ, ये देखो, ठीक है। मालवा में टोटल जिले कितने हैं? मालवा में टोटल जिले हैं 21। 17 प्लस 4, 17 प्लस 4, जिसमें से 4 जो है वो केबी में याद कर लो, और जो रेस्ट 17 है वो हम अभी जो है वो आगे याद करेंगे। ये हमने बनाया भाई एमपी का मैप। ये हमने एमपी का मैप बनाया। अब देख लो इसे, फिर आगे चलते हैं। चलें भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आज मालवा के 17 जिले जो है वो अभी नहीं बता रहे हैं। मालवा के 17 जिले अगली स्लाइड में बताएंगे। यहां पर देखेंगे मालवा के 17 जिले, सॉरी यहां पर पूरा देखेंगे मालवा के जिले। और मालवा के जिले टोटल है 21, और 21 में से 17 जो है वो हम यहां पर देखेंगे, और जो रेस्ट 4 हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं केबी और केबी में। तो ये जो 17 जिले हैं ये कल चर्चा होगी यहां पर, फिलहाल नहीं, क्योंकि एक दिन में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए फिलहाल आज आपका काम है ये जो मैपिंग है इसे बना के देखना और जबरदस्त तरीके से पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि आप चाहे वनडे की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं बनेगा तो फिर आगे जाकर आप बहुत सारी चीजें एमपी की ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। अनुमान लगाना फिर आपके लिए आसान नहीं होगा। चलिए भाई, जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं आया, और समझ में आया कि नहीं आया। इस की स्लाइड जो, इस स्लाइड को मैं जल्दी से आपको भेजता हूं, एंड देन फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से देखिए भाई, देन दोस्तों फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखो इसकी मैं फोटो भी ले लेता हूं, आपको ना सीधे अब फोटो भेज दूंगा, आज स्लाइड ना भेज के फोटो भेजूंगा यार। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं दोस्तों। आई होप कि आपने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, आपको वो इंगेजिंग लगी होगी, मजा आया होगा, और एमपी में इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इसका रिवीजन जरूर कर लेना। इसकी जो स्लाइड है वो फोटो के फॉर्म में मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। देन फिर हम मिलते हैं कल। नमस्कार। आज रात में मिलेंगे वैसे फिलॉसफी की क्लास में।